Now we shall discuss with actual circuit, है ना? The circuit which is containing LCR. तो power associated with the circuit containing LCR यानी इंडक्टर में कंटेन कर रहा हो, कैपेसिटर भी और रेजिस्टर भी। तो एक रियल केस हम देखना शुरू करेंगे और उस पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो दिस इज आवर सर्किट एंड इट इज कंटेनिंग इंडक्टर and capacitor and resistor. All three components are present in this circuit. So let the current is I and the EMF is E. The resultant current is I. So let EMF E is equal to E naught sin ओमेगा। अब देखो बात ये है कि EMF और करंट के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आएगा। वहां पे हमने निकाला था ना फेज डिफरेंस जो था पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R ये निकाला था, या EC माइनस EL अपॉन ER tan इनवर्स के टर्म में। तो मान लो यहाँ फेज डिफरेंस जो है दोनों के बीच क्या है, फाई है। Let current lag behind, ऐसा कोई जरूरी नहीं है लैग ही करेगा। आपका मन होगा तो आप क्या दीजिएगा कि EMF lag behind current। मैं कह रहा हूं कि current lag behind EMF by the angle phi। It means the current I can be written as I naught sin ओमेगा t, और कितना पीछे है, पाई पीछे है, तो पाई पीछे कर देते हैं माइनस पाई। दिस विल बी आवर करंट। बाकी स्टेप्स बिल्कुल वही हैं, सेम। अगले स्टेप में द पावर इज इक्वल टू व्हाट, एंड दिस इज p, देन पावर इज व्हाट, p into I, यही होता है। आप इसे क्या लिखोगे, यानी एक्सपांड करके अगर हम लिखें इट विल बिकम E naught I naught and this is sin omega t and this is sin omega t minus phi। ये जैसे पहले लिख रहे थे बिल्कुल वैसा ही लिख रहा हमने, यार किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ पावर इज व्हाट, dw upon dt। for small work dw, if the time is dt then power can be written as dw dt, then it will become E naught I naught sin omega t। अब यही पे हम एक एक्सपेंशन कर लेते हैं। कौन सा एक्सपेंशन करेंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा था sin a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा था। चलिए इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम इतने में, ठीक है बच्चों। तो दिस इज आवर sin a माइनस b। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, याद रखिए फार्मूला आप छोड़ दीजिए बिल्कुल ऐसे ही। इसको एक्सपेंड करते हैं, इतने को एक्सपेंड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा sin a, इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि इस पूरे से मल्टीप्लाई होना है। तो sin a यानी ओमेगा t cos b यानी cos phi। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या होता है, फिर हम लिखते हैं cos a। तो इस बार cos a कौन है, ओमेगा t, लिखिए ओमेगा t। नाउ sin a cos b cos a sin b, यहां पे sin क्या होगा, phi। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में dw कैन बी रिटन एज E naught I naught E naught I naught sin omega t। अब ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों, देखो sin omega t का
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ई नॉट आई नॉट मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड दिस कॉस फाई जो है ना ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है और इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूं ना इसको पहले लिख देता हूं, cos फाई पहले लिख देता हूं, cos फाई ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt यहां लिख देता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन केवल किसका होना है जिसमें t होगा, तो t केवल इसमें है, बाकी सब ये इतना टर्म क्या है, कांस्टेंट है। अब ई नॉट आई नॉट को यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा पार्ट जो आएगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और इसके साथ साइन फाई, ये भी कांस्टेंट है, इसको एक्चुअली इसको इस रूप में ही लिखना चाहिए था लेकिन जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां लिखता हूं साइन फाई एंड देन dt, ठीक है। यहां थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा लेकिन अगले मिनट में ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इस तरह के टर्म्स को हमने पहले भी इंटीग्रेट कर रखा है। अब अगले स्टेप में टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क W कैसे ऑब्टेन करोगे आप, W इंटीग्रेट करोगे dw को फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 टू t, तो पार्ट वाइज इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला पोर्शन जो इंटीग्रेट होगा यहां पे ये e नॉट आई नॉट cos फाई, ये तो कांस्टेंट है पूरी तरीके से, इंटीग्रेशन किसका होना है, इसका होना है, तो यहां पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये कितना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt वेयर टू वेयर 0 टू t। शुरू में ही बताया बच्चों मैंने आपको कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का जब भी इंटीग्रेशन फुल साइकिल पे होगा उसकी वैल्यू क्या है t/2, तो 1 घंटा बैठ के मैथमेटिशियन बनने की जरूरत है, ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, e नॉट आई नॉट और इसके साथ कौन है साइन फाई, ये इतना कांस्टेंट हो गया और इंटीग्रेशन हमको क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन हमको करना है इतने का, इतने को हम क्या लिख सकते थे, देखो अब देखो इसको हम चाहते तो क्या लिख सकते थे, यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, थोड़ा ओवरराइटिंग हो रही है तो इसको थोड़ा और छोटा करके मैं लिख देता हूं, हम इसको लिख सकते थे, ये पहले था साइन ओमेगा ये था, यहां हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां 2 से डिवाइड कर दें तो ये इतना टर्म क्या बन जाता है, ये यहां से लेके मल्टीप्लाई e नॉट आई नॉट इनटू 2 sin थीटा cos थीटा, ये यहां से लेके यहां तक ये जो टर्म है ये क्या बन जाता है sin 2 थीटा, यानी दिस टर्म जो है दिस टर्म has been converted into ये इतना e नॉट आई नॉट बाई 2 बाहर ले लिया, sin फाई ये हो गया और 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा sin 2 ओमेगा t, ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा t and this is dt। ध्यान से देखिए इसमें बस मैथमेटिकल जो थोड़ा सा एक्सटेंशन है वही पढ़ा, बाकी चीजें आप पहले से सीख चुके हो। आपने क्या किया, देखो t e नॉट sin ओमेगा t ये EMF, लेट द करंट लैग बिहाइंड EMF by phase phi, तो I sin ओमेगा t phi पावर ei होता है, इस रूप से हम निकाल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको एक्सपेंड किया, कौन से वाले फार्मूले से sin
चीजें आपको ब्रैकेट में याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, आपको याद नहीं होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt की वैल्यू 0 टू t कितनी होती है? आप पहले निकाल चुके हो, t/2 होती है। एंड 0 टू t अगर हमने इंटीग्रेट किया किसको? साइन 2 ओमेगा t dt, तो वैल्यू कितनी आती है? 0। ये चीजें आपको पहले से ही पता है, तो ये ब्रैकेट बनाइएगा और लिख लीजिएगा। अब ये जो वैल्यूज हैं, पुट दीस वैल्यूज हियर, तो यहां जब ये वैल्यूज आप लिखोगे तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी? t/2। तो ये वैल्यू आपकी t/2 आ गई, यानी ये हो जाएगा e नॉट I नॉट अपॉन 2, और क्या बचा? cos phi तो बचा, cos phi हो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इधर देखो क्या बचा? इधर बचा e नॉट I नॉट अपॉन 2 और साथ में है sin phi। और इतने का इंटीग्रेशन कितना हुआ? आपने कहा 0 हुआ, तो इनटू 0, यानी जब इस पूरे टर्म में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। यानी वर्क डन आपके पास कितना आया बच्चों? आपके पास वर्क डन आया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज रह गई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कितना? t/2, ये t रह गया था, तो दिस t भी यहाँ लिख लीजिए। तो कितना आया? e नॉट I नॉट t अपॉन 2, t रह गया ये, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? पावर। अच्छा, एक चीज और रह गई यहाँ, cos phi हो गया ना, cos। और इधर क्या रह गया आपके पास? e नॉट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2, और i को क्या लिख सकते हैं? I नॉट अपॉन √2, और इधर क्या बचा? cos phi। ये क्या है? फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट flowing in a LCR circuit. So this is your power, and it is equal to ERMS IRMS into cos phi। तो ये पावर एसोसिएटेड विद LCR सर्किट है, बहुत पॉपुलर रिजल्ट है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जरा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। अब इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स हैं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि एक्चुअली एनसीईआरटी केवल इसके बारे में डिस्कस करता है, वो ना तो पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर से कोई मतलब रखता है, ना पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर से मतलब रखता है, ना ही पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टर से। क्योंकि ये फार्मूला जब आप निकाल लोगे तो आपको तीनों रिजल्ट इस अकेले फार्मूले से निकाल सकते हो। कैसे? देखो, कंक्लूजन्स निकालते हैं। तीन कंक्लूजन निकालेंगे। फर्स्ट, a circuit containing only resistance। अब आप बताओ, एक सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, उसमें P और I दोनों क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी यहाँ फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। तो फार्मूला हमारे पास क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू, हमने क्या सीखा है? पावर एसोसिएटेड विद एनी सर्किट जिसमें LCR हो, LC हो, चाहे जो भी हो, ERMS IRMS cos phi। तो phi की वैल्यू कितनी है? 0, cos 0, तो ये कितना हो जाएगा? ERMS IRMS cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ERMS IRMS, जो कि आपने सबसे पहले डिराइव किया था कि सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर के साथ आपका पावर कितना एसोसिएटेड होता है, कितना। तो ये हो गया फर्स्ट कंक्लूजन। अब हम दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं। दूसरा कंक्लूजन है अ सर्किट कंटेनिंग, ये दूसरा कंक्लूजन नंबर 2, अ सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर।
IRMS और cos फाई की जगह 90, cos 90 की वैल्यू 0, यानी पावर कितना है आपके पास 0। तो ये हो गया दूसरा कंक्लूजन। तीसरे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तीसरा कंक्लूजन है a circuit containing only capacitor, only कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आप जानते हो करंट आगे आता है और ईएमएफ पीछे आता है 90 डिग्री। तो यहां पे फाई तो है 90 डिग्री ना, तो पावर ईआरएमएस आईआरएमएस और फाई की जगह पे 90, यानी एसोसिएटेड पावर क्या होगा। तो ये तीनों ही रिजल्ट आपको इसी से प्राप्त होगा जो पहले आपने कर रखा था इंडिविजुअल। मुझे लगता है इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं वो ये यूज करना है, ये यूज करना है, ये यूज करना है। ये तीनों की पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो बहुत सारे डेरिवेशंस एसी के आपको पल भर में करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर आप याद नहीं रखते हैं तो दिक्कत होनी ही होनी है। ठीक है, आगे अब जो बचा हुआ ये एक्चुअली अब आपका लास्ट टॉपिक है, क्योंकि एज पर सीबीएसई की गाइडलाइन जो आई है उसमें से वाटलेस करंट और पावर फैक्टर को हटा दिया गया। एक चीज याद रखिएगा, फिर भी मैं आपको शुरुआत में मैंने कहा था ना, ये cos फाई जो है, दिस cos फाई इज व्हाट, cos फाई कौन था, पावर फैक्टर था, फैक्टर था। इंपीडेंस ट्रायंगल याद करिएगा, तो cos फाई अगर निकालते तो बेस पे आपके पास क्या आता, बेस पे हमेशा क्या होता, रेजिस्टर, और हाइपोटेन्यूज पे क्या होता, इंपीडेंस, यानी R by Z। तो cos phi is equal to resistance with respect to impedance। तो cos phi देखो क्यों इसको पावर फैक्टर कह रहे हैं, देखो phi की जो वैल्यू होगी वही इसकी औकात बता देगी पावर की। phi यानी cos phi अगर 0 हो गया तो पावर 0 हो गया, cos phi अगर 1 हो गया तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा, cos phi √2 हो गया। तो किस ये cos phi जो है इस टर्म में वो पावर को डिसाइड कर रहा है, पावर कितना होगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पावर फैक्टर। तो cos phi इज पावर फैक्टर। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और भी तरीका है, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ टोटल पावर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ ईआरएमएस एंड आईआरएमएस, ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगली डिस्कशन जो हमें करनी है वो हम करेंगे ट्रांसफॉर्म, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके पास हैं, इलेक्ट्रिकल एसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपसे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद एसी जनरेटर, एसी जनरेटर के बाद एलसी ऑसिलेटर। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन के बाद हम पावर फैक्टर के बारे में, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर क्या होता है, क्यों जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है या तो 1100 वोल्ट होती है या 110 होती है या 220 होती है या 1,10,000 वोल्ट होती है, यानी 11 के मल्टीपल में क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे हाउ एसी इज बेटर देन डीसी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एप्लायंसेस और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसके बारे में डिस्कशन रह गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।